नमस्कार दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। और पिछले वीडियो में हमने मैसूर राज्य के बारे में चर्चा की थी और उसका वो पहला पार्ट था। आज हम मैसूर राज्य के पार्ट 2 की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि उसमें से कुछ जरूरी जानकारी छूट चुकी थी, तो उसे अपने हम इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। और ये जो हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के आंसर क्वेश्चन सीरीज की ये जो कड़ी है, ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसे ध्यान से पढ़ना है और अपने नोट्स भी तैयार करने हैं, और इसी आधार पर हम पूरी मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे एमसीक्यू सीरीज के आधार पर। तो इसमें जो भी क्वेश्चन शामिल किए जाते हैं वो किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध के समय बंगाल के गवर्नर कौन थे। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है कार्नवालिस। तो कार्नवालिस ये बंगाल का गवर्नर था, गवर्नर जनरल, और इसका बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में कार्यकाल रहा 1786 से 1793 ईस्वी तक। 1786 से 1793 ईस्वी तक कार्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल रहा, और इसके समय में कई महत्वपूर्ण काम हुए जो पेपर में पूछे जाते हैं आपके। स्थायी बंदोबस्त को इसने लागू किया 1793 ईस्वी में, स्थायी बंदोबस्त, और इसने स्थायी बंदोबस्त को बंगाल में लागू किया था, इसलिए इसे स्थायी बंदोबस्त का जनक माना जाता है। और कार्नवालिस को भारत में पुलिस सेवा का जनक माना जाता है, पुलिस सेवा, सिविल सेवा का जनक माना जाता है इसे, सिविल सेवा। तो लॉर्ड कार्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त शुरू किया, पुलिस सेवा का जनक माना जाता है इसे, सिविल सेवा का जनक माना जाता है। इसने कार्नवालिस संहिता तैयार करवाई, कार्नवालिस संहिता, और इसको बंगाल का गवर्नर जनरल बनाने के लिए 1786 का अधिनियम पारित किया गया था। इसके समय में वकालत एक पेशा के रूप में अस्तित्व में है। जिला अदालतों का इसके समय में आविर्भाव हुआ, जिला अदालतें, पुलिस स्टेशंस का गठन किया गया कार्नवालिस के समय में। जिला कलेक्टर का पद सृजित किया इसने, एसपी का पद सृजित किया। लॉर्ड वेलेजली का बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में कार्यकाल रहा 1798 से 1805 ईस्वी तक। इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना है सहायक संधि। तो वेलेजली से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल के किस गवर्नर जनरल ने भारत के शासकों पर सहायक संधि थोपी। तो वेलेजली, सहायक संधि के तहत भारतीय शासकों से एक संधि की जाती थी, और उसके तहत भारतीय शासकों को ब्रिटिश सेना उनकी सुरक्षा के लिए तैनात की जाती थी, और एक ब्रिटिश रेजिडेंट राजाओं के दरबार में बैठता था, और ब्रिटिश सेना भारतीय शासकों की सुरक्षा करती थी। इसके बदले में शासकों को अपने राज्य का एक बड़ा भूभाग ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपना होता था, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी टैक्स वसूलती थी। तो ऐसी संधि दबाव बना के, अर्थात हमारे देश के शासकों को बाध्य किया जाता था सहायक संधि को स्वीकार करने के लिए, जिसके माध्यम से भारतीय शासकों का शोषण होता था, और शासकों का शोषण होता था, सबसे ज्यादा शोषण जनता का होता था। तो सहायक संधि वेलेजली के समय में है, अपनाई गई। तीसरा ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल रहा 1772 से 1785 ईस्वी तक। इसके कार्यकाल को दो कालखंडों में बांटा जाता है, 1772 से 1773 तक का कालखंड। ये बंगाल के गवर्नर के रूप में काम करता है, और 1773 का जब रेगुलेटिंग एक्ट आता है, तो इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। तो 1773 से 1785 तक ये बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में काम करता है। वारेन हेस्टिंग्स, तो वारेन हेस्टिंग्स के बारे में ये बातें याद रखनी है। 1772 से 73 बंगाल के गवर्नर के रूप में काम करता है, 1773 से 1785 बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में काम करता है। और वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल का गवर्नर बनते ही सबसे पहला काम इसने ये किया कि 1772 ईस्वी में इसने द्वैध शासन को समाप्त कर दिया, द्वैध शासन को समाप्त किया।
तो ये पॉइंट इसके समय का बहुत पूछा जाता है, याद रखना है। और वेरल्स, इसका बंगाल के गवर्नर के रूप में कार्यकाल है 1767 से 69। तो 1767 से 69 ये बंगाल के गवर्नर के रूप में कार्यकाल है इसका। और इसके समय में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध ये 1767 से 69 तक चला और इस समय बंगाल का गवर्नर वेरल्स था। और इसके ऊपर वाला जो ऑप्शन है आपका वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स के समय में दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। और दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध का जो अवधि रही वो है 1780 से 84। तो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 तक चला। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 तक, 80 से 84 तक चला। तो दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो वारेन हेस्टिंग्स था। अब इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है आपका वेलेजली, वेलेजली के समय में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। तो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, और इसका कार्यकाल है चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ। 1799 ईस्वी में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। और इस आंग्ल मैसूर युद्ध में मैसूर के शासक टीपू सुल्तान शहीद हो जाते हैं, अर्थात युद्ध में लड़ते हुए वो अपनी प्राणों की आहुति दे देते हैं और अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए वो शहीद हो जाते हैं टीपू सुल्तान। और वेलेजली का एक कोटेशन इसी समय, वेलेजली एक स्टेटमेंट देता है, इसी में वो पूछा जाता है एग्जाम में कि किसने कहा था चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद ये किसने कहा था कि अब पूरब का साम्राज्य हमारे कदमों में है। तो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर के शासक टीपू सुल्तान को पराजित कर दिया और इसी युद्ध में 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है श्रीरंगपट्टनम में। और मृत्यु के बाद वेलेजली, ये बंगाल का गवर्नर जनरल था, इसने कहा अब पूरब का साम्राज्य हमारे कदमों में है। ऐसा भी फैक्ट पूछा गया आपके एग्जाम में। जो पहला ऑप्शन है कार्नवालिस, कार्नवालिस के समय में तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ और तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 ईस्वी तक चला। तो कार्नवालिस के समय में हुआ। और इस युद्ध को जीतने के बाद लॉर्ड कार्नवालिस ने कहा था कि हमने शत्रु को तो अपंग कर दिया, लेकिन मित्रों को भी ताकतवर नहीं होने दिया। क्योंकि जो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध था इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का अंग्रेजों का साथ दिया था हैदराबाद के निजाम ने और मराठों ने। तो इसीलिए मराठे और निजाम मित्र बन गए ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो इस दौरान क्या होता है कि तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में मैसूर राज्य पराजित हो जाता है टीपू सुल्तान के नेतृत्व में और आधा मैसूर राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला जाता है। और युद्ध हार जाने के रूप में मैसूर राज्य को ईस्ट इंडिया कंपनी को मैसूर राज्य को देना होता है 1 करोड़ रुपए युद्ध हार देना ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब इसी दौरान जो आधा मैसूर राज्य मिलता है ईस्ट इंडिया कंपनी को, उसमें जो बंजर और बीहड़ जमीन होती है उसका कुछ भाग अंग्रेज अपने मित्रों अर्थात निजाम और मराठों को दे देते हैं। इसलिए ये कहता है कि हमने शत्रु अर्थात मैसूर को तो अपंग कर दिया और मित्रों को भी ताकतवर नहीं होने दिया। तो आपसे पूछा गया तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड कार्नवालिस। अगला क्वेश्चन पूछा गया किस भारतीय शासक ने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए? तो पहला ऑप्शन है हैदर अली। हैदर अली 1760-61 ईस्वी में 1761 ईस्वी में आधुनिक मैसूर राज्य की स्थापना करता है और मैसूर का शासक बन जाता है हैदर अली। और ये 1782 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान ही इसकी मृत्यु हो जाती है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो आधुनिक मैसूर राज्य का संस्थापक हैदर अली था। जहां पर कभी विजयनगर साम्राज्य होता था, विजयनगर साम्राज्य के अवशेषों पर हैदर अली ने आधुनिक मैसूर राज्य की स्थापना की। क्योंकि मैसूर राज्य के जो शासक थे उनका नाम था चिक्का कृष्णराज। चिक्का कृष्णराज के 2 मंत्री थे, नंजराज और देवराज। नंजराज का सिपाही बना हैदर अली और अपनी योग्यता के दम से सेनापति बना और अंततः मैसूर राज्य की समस्त शक्तियां हैदर अली के हाथों में आ जाती हैं। तो 1761 से 1782 तक हैदर अली मैसूर के शासक के रूप में शासन करता है। और अगला ऑप्शन है टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान का अर्थात जब इसके पिता की मृत्यु हो जाती है टीपू सुल्तान के 1782 ईस्वी में, तो मैसूर राज्य का शासक बन जाता है टीपू सुल्तान। युद्ध का नेतृत्व करने लगता है अपने पिता की ओर से और 1782 ईस्वी से 1799 ईस्वी तक अपनी मृत्यु तक मैसूर राज्य का शासक रहता है टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान के बारे में कई फैक्ट पूछे जाते हैं।
कि इसने क्या किया, विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए। दूतावास, आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए। पहला पॉइंट यहां से पूछा जाता है। दूसरा पॉइंट यहां से यह पूछा जाता है कि फ्रेंच क्रांति में किस भारतीय शासक ने रुचि रखी। फ्रेंच क्रांति, तो यह भी याद रखना है, 1789 ईस्वी में शुरू हो गई फ्रेंच की क्रांति, और यह क्रांति फ्रांस में शुरू हुई थी, फ्रांस में राजशाही के खिलाफ। और फ्रांस की जनता ने अपने राजशाही के खिलाफ क्रांति शुरू कर दी, जिसके परिणाम स्वरूप फ्रांस में लोकतंत्र आया। और इस क्रांति का स्लोगन था स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। ये हमारी उद्देशिका में भी शामिल किया गया, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। ये फ्रेंच क्रांति से प्रेरित है। तो फ्रेंच क्रांति से बहुत प्रभावित था टीपू सुल्तान, क्योंकि हमारे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटेन की कंपनी थी, ये अपना प्रभुत्व स्थापित कर रही थी। और 1789 में फ्रांस में क्रांति होती है, और कुछ समय और इस क्रांति का एक प्रकार से नेतृत्वकर्ता बन गया फ्रांस का नेपोलियन, और फिर नेपोलियन फ्रांस का शासक भी बनता है। तो टीपू सुल्तान एक ऐसा भारतीय शासक था जो नेपोलियन के साथ मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करना चाहता था, नियमित एवं नियंत्रित करना चाहता था। और ये बात पता चल जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो वो टीपू सुल्तान के साथ चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध और तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध छेड़ देते हैं, ताकि टीपू सुल्तान फ्रांस के नेपोलियन से अपने संबंध न स्थापित कर पाए। तो दूतावास स्थापित किया इसने दुनिया के कई देशों में। फ्रेंच क्रांति में रुचि रखी इसने, और इसने अपनी सेना को आधुनिक तौर तरीकों से सुसज्जित किया, अपनी सेना को आधुनिक किया, उसे आधुनिक हथियारों से लैस किया, और ड्रिल और परेड की व्यवस्था शुरू की अपनी सेना में। ड्रिल और परेड, ड्रिल और परेड की व्यवस्था शुरू की गई सेना में। और इसे भारत में रॉकेट तकनीक का अगुआ माना जाता है टीपू सुल्तान को। तीसरा ऑप्शन है आपका हरिहर एवं बुक्का। इन्होंने 1336 ईस्वी में आधुनिक 1336 ईस्वी में मध्यकाल में इन दोनों भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। जैसा कि पिछले लेक्चर सीरीज में हमने बताया था, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का ने की थी। और इन्होंने अपने पिता के नाम पर, इनके पिता का नाम संगम था, संगम के नाम पर संगम वंश के रूप में ये शासन करने लगते हैं। तो विजयनगर साम्राज्य में शासन करने वाला सबसे पहला वंश कौन था? संगम वंश था। और विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी, जो तुंगभद्रा नदी के तट पर थी। और संगम विजयनगर साम्राज्य में शासन करने वाला अंतिम वंश कौन था? वाडियार वंश, जिसके अंतिम शासक चिक्का कृष्णराज थे। अगला ऑप्शन अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। इन्होंने क्या किया? 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना की। जहां पर मराठा है, महाराष्ट्र है, वहां पर बहमनी राज्य की स्थापना की, दक्कन वाले क्षेत्र में। 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना की अलाउद्दीन हसन बहमन शाह उर्फ हसन गंगू ने। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, किस भारतीय शासक ने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए? तो इसका आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, किसे भारत में रॉकेट टेक्नोलॉजी का अगुआ माना जाता है? जैसा कि हमने बताया, इसमें जो पहला ऑप्शन है सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बनता है, बंगाल का नवाब। तो सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बनता है 1756 ईस्वी में, और 1757 ईस्वी तक बंगाल के नवाब के रूप में काम करता है सिराजुद्दौला, 1756 से 57 ईस्वी तक। हैदर अली हैदर अली आधुनिक मैसूर राज्य की स्थापना की इसने 1761 ईस्वी में, जैसा कि हम बता चुके हैं। और 1782 ईस्वी तक ये मैसूर के शासक के रूप में शासन करता है। 1782 ईस्वी में दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। और तीसरा ऑप्शन है टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान हैदर अली का पुत्र था। ये 1782 ईस्वी से 1799 ईस्वी तक मैसूर राज्य के शासक के रूप में शासन करता है। चिक्का कृष्णनाथ ये वाडियार वंश के अंतिम शासक थे। अंतिम शासक चिक्का कृष्णराज थे, वाडियार वंश के अंतिम शासक थे चिक्का कृष्णराज। और चिक्का कृष्णराज के शासनकाल के दौरान शासन की समस्त शक्तियां दो भाइयों के हाथ में थी। एक का नाम था नंजराज और एक का नाम था देवराज। ये जो नंजराज है, इसका एक सिपाही बनता है हैदर अली। तो हैदर अली नंजराज के सिपाही के रूप में भर्ती होता है, और अपनी योग्यता और मेहनत के दम से ये सेनापति बन जाता है। और 1755 ईस्वी में डिंडीगुल में
हैदर अली आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना करता है और 1760-61 ईस्वी में ये विजयनगर साम्राज्य की समस्त शक्तियां अपने हाथों में ले लेता है और उस साम्राज्य के अवशेषों पर आधुनिक मैसूर राज्य की स्थापना करता है हैदर अली। तो टीपू सुल्तान के बारे में एक पॉइंट यहां से ये, जैसा कि हमने बता दिया कि फ्रेंच क्रांति में ये रुचि रखता था, फ्रेंच क्रांति में इसने अपनी रुचि रखी। और दूसरा पॉइंट जैकोबियन क्लब ये फ्रांस में था, जैकोबियन, ये जैकोबियन क्लब का सदस्य बना। तो फ्रेंच क्रांति में ये रुचि रखता था, जैकोबियन क्लब का सदस्य बना और रॉकेट टेक्नोलॉजी का अगुवा माना जाता है। इसने रॉकेट बनाने की प्रक्रिया शुरू की, रॉकेट तकनीक का अगुवा माना गया और दुनिया भर के अनेक देशों में इसने दूतावास स्थापित किए। तो ये सभी पॉइंट पूछे जाते हैं। रॉकेट टेक्नोलॉजी के बारे में एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया था कि किसी रॉकेट टेक्नोलॉजी का अगुवा माना गया तो टीपू सुल्तान को। तो ये चीजें याद रखना है टीपू सुल्तान से, तो ही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय शासक जैकोबियन क्लब का सदस्य बना तथा फ्रेंच क्रांति में रुचि रखी? तो जैसा कि हम बता चुके हैं, टीपू सुल्तान अपने पिता की मृत्यु के पश्चात 1782 ईस्वी में ये मैसूर का शासक बनता है और 1799 ईस्वी में ये चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में शहीद हो जाता है, अर्थात इसकी मृत्यु हो जाती है और ये जैकोबियन क्लब का सदस्य बना। ये क्लब कहाँ था? फ्रांस में। जैकोबियन क्लब का सदस्य बना। फ्रेंच क्रांति में इसने रुचि रखी। फ्रेंच क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी में। स्वतंत्रता, समता, बंधुता इसके स्लोगन थे। रॉकेट तकनीक का अगुवा माना गया इसे। इसने दुनिया भर में दूतावास स्थापित किए, दुनिया के कई देशों में दूतावास स्थापित किए। हैदर अली 1760-61 ईस्वी में आधुनिक मैसूर राज्य की स्थापना की। मैसूर राज्य का संस्थापक, ये भी पूछा गया पेपर में। वाजिद अली शाह अवध के अंतिम नवाब थे, ये भी पूछा गया एसएससी जीडी में। अवध के अंतिम नवाब, अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह थे। शिवाजी, इन्होंने मराठा राज्य की स्थापना की। और इनका जन्म 1627 ईस्वी में पूना के शिवनेरी दुर्ग में हुआ था और 1674 ईस्वी में इन्होंने मराठा राज्य की राजधानी रायगढ़ में अपना राज तिलक कराया और 1680 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है शिवाजी की। तो शिवाजी के बारे में भी ये कुछ पॉइंट याद रख सकते हैं। इनके पिता का नाम शाहजी था, माता का नाम जीजाबाई था और इन्होंने मराठों के लिए, मराठा समुदाय के लिए मराठा राज्य की स्थापना की और वहां पर अपना राज तिलक भी कराया। इन्हीं के उत्तराधिकारी थे संभाजी, इनके पुत्र। तो इसमें आपसे पूछा गया जैकोबियन क्लब का सदस्य अर्थात टीपू सुल्तान के बारे में पूछा गया है। ये सभी पॉइंट बार बार परीक्षाओं में पूछे गए, प्रत्येक पॉइंट आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, मैसूर में सहायक संधि कब थोपी गई? तो जैसा कि हमने बताया पिछले क्वेश्चन में कि सहायक संधि को लागू करने वाला वेलेजली था। वेलेजली ये कौन था? ये बंगाल का गवर्नर जनरल था और इसने 1798 ईस्वी से 1805 ईस्वी तक बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में शासन किया और इसने सहायक संधि को लागू किया, जिसके तहत भारतीय शासकों को रक्षा का झूठा आश्वासन दिया जाता था और ब्रिटिश सेना उनके राज्य में तैनात कर दी जाती थी और एक ब्रिटिश रेजिडेंट उनके दरबार में अर्थात ब्रिटिश सैन्य अधिकारी उनके दरबार में रहता था, जो दरबारी कामकाज में हस्तक्षेप करता था और इस आधार पर उस राजा को अपनी सेना को भंग करना होता था। ब्रिटिश सरकार उससे कहती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी कहती थी कि आपकी हम सुरक्षा करेंगे, अर्थात एक प्रकार से भारतीय शासकों को अपंग कर दिया जाता था और वो ब्रिटिश सेना पर निर्भर हो जाते थे। उन्हें बाध्य किया जाता था, मजबूर किया जाता था शासकों को कि वो सहायक संधि स्वीकार करें। इसके बदले में शासकों को क्या करना होता था कि उन्हें अपने राज्य के एक बड़े भूभाग को ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपना होता था, जहां से ईस्ट इंडिया कंपनी टैक्स वसूलती थी। तो ये चीजें ध्यान में रखनी होगी। तो सहायक संधि को सबसे पहले किसने स्वीकार किया? 1798 ईस्वी में हैदराबाद ने। 1799 ईस्वी में मैसूर में सहायक संधि थोप दी गई और मैसूर में जब सहायक संधि थोप दी गई तो मैसूर के शासक टीपू सुल्तान ने 1799 ईस्वी में सहायक संधि को मानने से इनकार कर दिया। यही चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण बनता है, क्योंकि टीपू सुल्तान ने सहायक संधि को स्वीकार करने से मना कर दिया था। तो ये भी याद रखना है।
और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है और इसमें टीपू सुल्तान मारा जाता है। और अगला पॉइंट है 1801 ईस्वी। तो सहायक संधि को अवध के नवाब ने सहायक संधि को 1801 ईस्वी में स्वीकार किया। 1802 ईस्वी में मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय ने सहायक संधि को स्वीकार किया और इसी दौरान बसीन की संधि होती है पेशवा और अंग्रेजों के साथ। तो ये पॉइंट पूछा गया है, तो इसमें याद रखना होगा। तो मैसूर पर सहायक संधि कब थोपी गई? 1700 पर 1999 है, इसे 1799 कर लेते हैं, 1799 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है डिंडीगुल मैसूर राज्य जो था उसमें डिंडीगुल भी है। तो डिंडीगुल में आधुनिक शास्त्रागार की स्थापना किसने की? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो चिक्का कृष्णराज ये कौन थे? ये वाडियार वंश के शासक थे, वाडियार वंश के अंतिम शासक थे। और इन्हीं के दो मंत्री थे नंजराज। बार बार पॉइंट इसलिए बताते हैं ताकि याद हो जाए, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। नंजराज और देवराज। तो नंजराज का जो सेनापति था वो हैदर अली, पहले सैनिक बना फिर सेनापति बना, और समझ सकते हैं हैदर अली अपने हाथों में केंद्रित कर लेता है और इनको सत्ता से बेदखल कर देता है नंजराज देवराज को, और आधुनिक मैसूर राज्य की स्थापना करता है। हैदराबाद के शासकों को निजाम कहा जाता था। तो आधुनिक अर्थात हैदराबाद को एक राज्य के रूप में स्थापित किसने किया? चिनकिलिज खान निजाम उल मुल्क आसफ जहां ने आधुनिक हैदराबाद राज्य की स्थापना की। बालाजी बाजीराव ये कौन थे? मराठा पेशवा। तो आपसे पूछा गया डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किसने की? तो डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना हैदर अली ने की थी। कब की थी? 1755 ईस्वी में। तो ये पॉइंट बहुत पूछे जाते हैं, इनको याद रखना है, प्रत्येक पॉइंट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जो भी जरूरी बातें, केवल जो भी फैक्ट आपसे एग्जाम में पूछे गए केवल वही फैक्ट हम बताने की कोशिश करते हैं, और इन फैक्ट को अच्छे से तैयार करना है। और अगर मैसूर राज्य से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको जरूर मिलेगा, और इस आधार पर हमने पूरा मैसूर राज्य कंप्लीट कर लिया। संपूर्ण मैसूर राज्य आंसर क्वेश्चन सीरीज के माध्यम से हमने कंप्लीट कर लिया मैसूर राज्य। इसी प्रकार सबसे पहले हमने भारत में यूरोपियन के आगमन वाले टॉपिक को डिस्कस किया, फिर इसके बाद हमने बंगाल राज्य पर अंग्रेजों ने कैसा अपना नियंत्रण स्थापित किया। अब हमने तीसरा टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, अंग्रेजों ने मैसूर राज्य पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। तो आप इसे भी देख सकते हैं, और ऐसे धीरे धीरे करके टॉपिक वाइज हम पूरी मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों का सहयोग मिलता रहेगा तो कंप्लीट भी हो जाएगी। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका नाम है GS बाई सुमेर सिंह। जिस नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है उसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, उसमें आपको PDF भी मिल सकती है। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।